हेलो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेतृत्व शैलियों पर। जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो एक दो चीजें समझिए। मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में जो गुण अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं ना, कि कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं लीडर्स की। पहली बात तो, किसी भी इंसान में सारे गुण हों ये होना असंभव है। ठीक है, याद करिए जैसे टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन की हम लोगों ने बात की थी, तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन में भी जिस तरह के गुण होने चाहिए किसी भी लीडर में, मैनेजर में, वो सारे के सारे मौजूद हों ये होना बहुत ही मुश्किल होता है ना। और ऐसी ही स्थिति में आप ये समझिए कि जो भी गुण हैं उनमें से कुछ ही गुण हो सकते हैं, सारे गुण तो हो नहीं सकते। अब अगर कुछ गुण हैं तो वो नेता होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि कुछ गुण है अगर, तो नेता हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक, और कुछ गुण है नेता नहीं है ये भी आवश्यक नहीं है। समझ रहे हैं, कुछ गुण है और नेता ना हो यह भी आवश्यक नहीं है। मतलब क्या हुआ कि गुण होने चाहिए। आप क्या करते हो, गुण क्यों पढ़ते हो कि गुणों को देख करके आपको समझ में आता है कि हाँ, इनमें से कौन कौन से गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट होता है कि अच्छा ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए, सारी तो नहीं हो सकती। अब कई लोगों में ये सारे गुण हैं, पूरे तो नहीं हो सकते किसी में भी। थोड़े गुण हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नेता हो, और कुछ नेता हैं जिनमें थोड़े गुण हैं और वो और आगे अच्छा नेता बन सकते हैं, तो उसके लिए वो और कोशिश करें बाकी गुणों को अपने में समाहित करने की। अच्छा, अब ये समझ लीजिए कि गुणों को पढ़ने का एक चीज ये है कि अगर जितने भी गुण हम लोगों ने पढ़े हुए तो उनमें से कोई भी गुण नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो इंसान नेता नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी गुण नहीं है, ये बहुत ज्यादा होता है तो नेता नहीं होने के चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो उल्टा कर दो, नेता नहीं लिखा हुआ है तो ये बात है। मतलब जो गुण है वो एक तरह से अवधारणा को समझने की कोशिश है। अब ऐसे में ही क्या होता है कि हम लोग उन्हीं गुणों को अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और अलग अलग तरह की शैलियां होती हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, और उन स्टाइल्स को हाँ वर्गीकरण किया जा सकता है, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेसिस पे कर सकते हैं, बहुत सारे आधार होते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा लोकप्रिय आधार है वो है आपका प्राधिकार का प्रयोग। प्राधिकार समझ रहे हैं, अथॉरिटी का यूज ऑफ अथॉरिटी। आप कितनी अथॉरिटी यूज करते हो, किसकी बात हो रही है, लीडर की। और कौन से लीडर की, नॉर्मली मैनेजर्स की बात कर रहे हैं। तो कौन सा मैनेजर, वो लीडर भी है। तो मैनेजर जो है, जो प्रबंधक है, उसमें अगर हम देखते हैं कि अलग अलग शैलियों का हमें वर्गीकरण करना है कि वो लीडरशिप किस किस तरह से की जा रही है, तो उसको हम लोग कौन कितनी अपना प्राधिकार यानी अथॉरिटी यानी कि अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है किस हद तक, उस हिसाब से हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें तीन मूल शैलियां दिखाई पड़ती हैं। कितनी दिखाई पड़ती हैं? तीन मूल शैलियां। पहली कौन सी है? ऑटोक्रेटिक। दूसरी कौन सी है? डेमोक्रेटिक। और तीसरी है, इसको हम लोग बोलते हैं लेसेस फेयर। क्या बोलते हैं? लेसेस फेयर। जो लोग इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने लेसेस फेयर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा। एडम स्मिथ ने इसको प्रोपेगेट करना स्टार्ट किया था, जहां पर मुक्त होता है, अबंधता होती है, आजादी है सबको। ठीक है, तो जब सारी चीजें खुली हुई हैं तो वो हो जाता है अबंधता। डेमोक्रेटिक भी एक तरह का सिस्टम है, और ऑटोक्रेटिक में तो एक ही इंसान का सब कुछ चलता है, निरंकुश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक अधिकार है, एक ही इंसान काम कर रहा है। तो इन तीनों शैलियों को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मतलब है इनका। तो सबसे पहले तो आती है हमारी एक तंत्रीय शैली, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, नेता जो है वो आदेश देता है, वो बोलता है आप ये काम करो, और उसकी अपेक्षा ही होती है, वो एक्सपेक्ट ये करता है कि जो मैंने बोला है उसका पालन किया जाएगा। क्या सोचता है कि जो भी उसने बोला है उसकी अपेक्षा ही होती है कि उसके अधीनस्थ आदेशों का पालन करेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है, यहां पर निर्णय लेने का काम जो है ना, वो सिर्फ एक इंसान करता है, और वही अपनी तरफ से दूसरे को कुछ कुछ बताता है कि आपको ये काम करना है। तो जो कम्युनिकेशन है वो वन वे रहता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहता, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होता है। जो कम्युनिकेशन की अगर हम वृहद स्तर पर परिभाषा देखते हैं, व्यापक परिभाषा देखते हैं, तो उसमें पूरा कंप्लीट होना चाहिए, फीडबैक भी आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक तरफा ही रहता है। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर आपको दिखेगी तो हठ धर्मिता होती है, और अपना विरोध ना सुनने की बात होती है कि हमें विरोध नहीं सुनना है। और हठ धर्मिता मतलब होता है कि जिद्दी होते हैं। ठीक, तो इस शैली में हम ये वाला रोल देख रहे होते हैं। और साथ में अगर आप ये सारी चीजें देखते आ रहे हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये लोकतंत्र चल रहा है, तो मैं राजतंत्र से हम वैसे भी उतना ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर पाते, उसमें बहुत तरह की समस्याएं हुआ करती थी, एक ही इंसान सब कुछ डिसाइड कर रहा है, दूसरे की सुन ही नहीं रहा है, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजर है वो इस टाइप का होता है, कोई मैनेजर है वो इस टाइप का होता है, कोई मैनेजर होता है इस टाइप का होता है। यहां पर बात यह है कि आपको किस समय पर किस शैली का प्रयोग करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह की शैली भी इंपॉर्टेंट होती है कुछ कंडीशंस में। कैसे? जैसे मान लीजिए
कोई आपातकाल आ गया, इमरजेंसी आ गई, आपको प्रोडक्शन करना है, बहुत तेजी से बढ़ाना है, और उस टाइम पर आप डिस्कशन करोगे तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, आप उस टाइम पे क्या करते हो, जो मैनेजर होता है बोलता है नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, बाकी मेरी बात को आप पालन करो और कोई विरोध मत करो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे काम का कंप्लीट कराना है। तो ये काम आपातकाल में होता है, जब इमरजेंसी आ गई है। ऐसे ही आपको कोई टारगेट मिला हुआ है, शीघ्र कोई उत्पादन है, वस्तुओं का उत्पादन कंप्लीट करने को, तो ऐसी स्थिति में होता है जब शीघ्र अगर आपको उत्पादन कराना है, तुरंत निर्णय लेना ही इसका काफी बड़ा बेनिफिट होता है। आपको किसी और से बात ही नहीं करनी है, आपको अकेले डिसाइड करना है, आपने डिसाइड किया और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो गया। तो ये वाली जो शैली है ये ऐसी स्थितियों में कारगर होती है। तो इसको स्टार्टिंग से पढ़ करके ये मत समझना कि ये एकदम खराब चीज है, अर्जी फर्जी चीज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी एक चीज समझिए, पहले टीवी आती थी हम लोगों के यहाँ, है ना, जो पहले पुरानी टीवी अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें रिमोट नहीं होता था और उसमें चैनल्स बदलने के लिए ऊपर एक चैनल रहता था और वॉल्यूम आवाज कम ज्यादा करने के लिए भी नीचे एक बटन होती तो उसको कम और ज्यादा करते थे। तो कम करने का मतलब होता था टोन डाउन कर देना, आवाज धीमी करने को टोन डाउन बोलते हैं। तो इस तरह की शैली की आवाज धीमी कर दो का मतलब क्या हुआ कि ऑटोक्रेटिक तो है, ऑटोक्रेटिक है, लेकिन एकदम ऐसे गुस्से वाला इंसान नहीं है। तो वो क्या करता है, वो सबकी बात सुन लेगा, पूछेगा अच्छा तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, सबके सुन लेगा, उसके बाद से अपने आप जाएगा, अपने कमरे में बैठेगा और अपने हिसाब से निर्णय लेगा। निर्णय अभी भी वही लेगा, कम्युनिकेशन उसका क्या हो जाएगा, बाकी लोगों से वो बात करने लगा थोड़ी थोड़ी, तो उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको भी अपने निर्णयों में शामिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वही निर्णय लेगा और एक तरफ से आदेश देगा। तो वो हो जाता है इसका टोन डाउन वर्जन, मतलब इसका हल्का जो प्रारूप है, हल्का रूप है किसका, इस तरह के शैली का। अब दूसरी शैली पर आ जाते हैं जो आज के समय में सबसे ज्यादा कॉमन चल रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं लोकतंत्रीय। जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको भी लोकतंत्र का है, दुनिया भर में लगभग कई देशों में, ज्यादातर देशों में है। और जो कंपनीज चल रही हैं उसमें भी जो मैनेजर्स हैं ना वो इस शैली को ज्यादा प्रयोग करते हैं। होता क्या है इसमें, जो भी आपके अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको अपने अपने फील्ड की एक्सपर्टीज हो जाती है और वो लोग भी एक तरह से कंपनी के निर्णयों में ज्यादा संतुलित निर्णय बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप एक प्रबंधक हैं तो इस वजह से क्या होता है कि अधीनस्थों के साथ बैठ करके उनकी सलाह से जो नेता है वो क्या करता है, कार्य योजनाएं तैयार करता है। इसका दूसरा कारण क्या है कि जो मैनेजर होता है ना वो मैनेज करने का काम कर रहा है लोगों को, अपने प्रोजेक्ट को। तो कई बार आजकल इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो चुका है, इतना ज्यादा विशिष्टीकरण हो चुका है कि बहुत सारा काम ऐसा होता है जो एम्प्लॉयज को आपसे ज्यादा अच्छा पता है। उसको पता है ये काम ऐसे ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, दूसरे को पता है ये टीम ज्यादा अच्छे तरह से होगी। तो आप उन लोगों से बैठ करके जब निर्णय लोगे तो वो ज्यादा संतुलित होगा, ज्यादा परिष्कृत होगा और ज्यादा अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कई बार मैनेजर्स के पास वो सारी हर तरह की उतनी ज्यादा नॉलेज है ही नहीं जो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में चाहिए, और इस वजह से वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट रहता है। किस चीज के लिए कि आप मेरा निर्णय मैं लूंगा आप लोगों की सलाह से। तो ये बात हो जाती है, मेन एंगल आ जाता है किसमें, लोकतंत्री जो शैली है, लोकतंत्री डेमोक्रेटिक स्टाइल है उसमें। दूसरा क्या है कि इसी से आपने कार्य योजना को विकसित किया और साथ में आपने निर्णय लिया, और जो मैनेजर है वो प्रोत्साहित करता है कि यार तुम भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया करो। क्या बोलता है कि तुम भी डिसीजन मेकिंग में, निर्णयन बोलते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग को, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। तो वो प्रोत्साहित करता है किसमें, किन लोगों को, अधीनस्थों को, किसमें, निर्णयन में। अच्छा, अब आजकल ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब यदि लोग स्वयं अपने उद्देश्यों को निर्धारित करें तो सर्वोत्तम निष्पादन की संभावना ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा देखा गया है कि अगर निर्णय लिया जा रहा है और आपने 5 लोग हैं, तुलसीदास जी की एक चौपाई थी, 5 पंच मिल कीजिए काजा, हारे जीते होई न लाजा। तो उसमें होता है कि सारे 5 लोग आके साथ में, 5 लोग से पंच परमेश्वर वाला भी होता था, गांव में 5 प्रधान हुआ करते थे। उस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी कंपनी को चलाने वाले 5 लोग हैं, एक मैनेजर, 4 एम्प्लॉइज हैं, 5 लोगों ने बैठ करके डिसाइड किया। तो मैनेजर ने पूछा कि यार ये काम कितना हो जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अगर एम्प्लॉई, एक काम करने वाला इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है और बता रहा है कि नहीं ये काम ऐसे करना चाहिए, अब क्योंकि उसने खुद से बताया है तो वो खुद पूरी कोशिश करेगा कि उसने जो अपना रोल बताया है वो तो कम से कम पूरा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, तो उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो देखा ये भी गया है, कई बार ऐसा भी माना जाता है और देखा भी गया है कई बार, मतलब एम्पिरिकल डेटा से भी आप देखोगे तो कई बार ऐसा मिल जाता है कि अगर लोग अपने उद्देश्यों को खुद से निर्धारित कर दें और या उद्देश्य पूरी तरह से नहीं निर्धारित कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य निर्धारण में उनकी भूमिका है, तो वो उसको अचीव करने के लिए काफी कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि मैंने ही तो बोला था, ठीक है, कि मुझे ऊपर से आदेश नहीं दिया, मेरा भी तो इन्वॉल्वमेंट है, मेरी भी तो ओनरशिप है, ये बात आ जाती है। तो इस वजह से ये वाला सिस्टम ज्यादातर चलता है। अभी वाला सिस्टम कब चलेगा, जब कोई इमरजेंसी है तो ये बेटर है, लेकिन आमतौर पर जब फंक्शन चल रही है किसी कंपनी की या किसी फर्म की तो ये वाला सिस्टम ज्यादा बेटर है। ऐसे ही नॉर्मल जब रूटीन वर्क चल रहा है तो ये वाला सिस्टम ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये आपको ज्यादा संतुलित और ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी देता है, ज्यादा संतुलित आप उद्देश्य बना पाते हो।
अब तीसरे तरह की आ जाती है शैली, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉरी अबंधता, लेसेस फेयर, या इसको फ्री रेन लीडर भी बोलते हैं। इस तरह का जो नेता होता है ना, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई देखो अथॉरिटी प्रयोग करने का कोई मतलब है नहीं। क्या है, अथॉरिटी अधिकार प्रयोग करने का कोई मतलब है नहीं। कब, जब तक जरूरी ना हो, जब तक बहुत मजबूरी है तब मुझे अपना अधिकार प्रयोग करना पड़ेगा। उसके पहले अधिकार किस चीज का होता है कि आप कार्य योजना बनाते हो, आप एक्शन प्लान बनाते हो, आप उद्देश्य निर्धारित करते हो, किसको क्या काम करना है आप ये देते हो। ये बोलता है नहीं, सारे लोग एम्प्लॉयज जो है उनकी खुद की ओनरशिप है कंपनी में। ओनरशिप मतलब वो मिल्कियत है वैसा नहीं, ओनरशिप यानी ओनरशिप है कि हाँ ये मेरी कंपनी है, ये मैं अच्छा काम करूंगा। तो जब इस तरह की भावना हो, और बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स हैं जहां पर अपनी अपने फील्ड की एक्सपर्टीज होती है, कोई भी ऐसा है ही नहीं कि जो मैनेज करने के लिए हो, क्योंकि छोटी सी टीम है, तो वहां पे क्या करते हैं सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सोचते हुए कि मुझे अपना काम अच्छा करना, मुझे अपना काम अच्छा करना, मुझे अपना काम अच्छा करना है। लेकिन अगर उसी में कोई टीम के उद्देश्यों से हट करके जाने लगे, तब उसको रोकने की जरूरत पड़ती है, उसको रेन इन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बोलते हैं इसको लीडर, फ्री रेन लीडर। रेन समझते हैं, ऐसे करके चेन खींच दो, जैसे घोड़ा दौड़ रहा हो तो उसके वो खींच देते हैं ना, उसकी लगाम खींचते हैं, तो उसको बोलते हैं रेन। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने जो भी अधीनस्थ हैं उनको अपने उद्देश्य भी आप बनाने देते हो कि आप खुद से डिसाइड करो आपको कितना काम करना है, क्या आपका गोल है और कैसे करना है, ये भी आप डिसाइड करोगे। तो उद्देश्य, अपने उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने के तरीके, इसकी जो स्वतंत्रता है वो आप दे देते हो एम्प्लॉइज को। ठीक है, जो भी अधीनस्थ हैं। अच्छा, अब प्रबंधक करता क्या है, तो उसका काम क्या होता है, वो सपोर्ट करता रहता है, तुमको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ऐसे बता देता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और साथ में अगर कोई एम्प्लॉई हो, वो सोचेगा कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, इसको इस तरह से करूंगा तो इसमें इतना बजट आएगा, तो हो सकता है क्या, तो मैनेजर आपको बता देगा नहीं हमारे पास इतना बजट नहीं है, या फिर हमें ये काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा जो वास्तव में उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है। तो जहां पर इंपॉर्टेंट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात आती है कि इतनी सूचना होनी चाहिए जिससे कि जो हमारा एम्प्लॉई है वो अपने लिए अच्छा निर्णय ले पाए, अपने उद्देश्यों को सही से निर्धारित कर पाए और उनको पालन करने का सही तरीका अपना पाए, तो उतनी जानकारी उपलब्ध करा देना। तो इसमें क्या होता है, मैनेजर जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल रहा करता था कि नहीं ऑटोक्रेटिक है, एकदम आएगा सबको आदेश देगा, वैसा सीन यहाँ पर नहीं होता। जरूरी है टीम जो काम कर रही है, कंपनी जो काम कर रही है, कंपनी के जो उद्देश्य हैं उनसे हट करके अगर कोई काम कर रहा है, वैसी स्थिति में हम इस वाले सिस्टम को ज्यादा बेटर मानते हैं। और फिर से इंपॉर्टेंट सबसे बात क्या है कि ये तीनों ऐसा नहीं कि अलग अलग तरह के मैनेजर्स होते हैं, एक ही मैनेजर परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त शैली का चयन कर सकता है और करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि ज्यादा अच्छा कुल मिलाकर के पढ़ा निकल करके आता है। तो हम लोगों ने वीडियो में ये सारी चीजें देख ली, नहीं तो शैली देखी, उसके पहले हम लोगों ने गुण देखे थे कि किसी अच्छे लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे संप्रेषण की अपने अगले वीडियो में। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, फिर उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।